अली खां आज आपको डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी की एक तहसील मोहम्मदी, उस मोहम्मदी कस्बे की तारीखी अहमियत पर रोशनी डालना है। ये कस्बा मोहम्मदी अपनी कदामत यानी प्राचीनता या उसकी वजह से काफ़ी मशहूर है। इसके अलावा इस कस्बे को पूरे हिंदुस्तान की राजधानी होने का शर्फ भी हासिल है, लेकिन वक्त की सितमजरी थी कि यह कस्बा अपनी पहचान खोता जा रहा है और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। मौजूदा तारीखी कस्बा मोहम्मदी गोमती नदी के साहिल पर 5 किलोमीटर की दूरी पर आबाद है। इसकी माजी की तारीख गुमशुदा है। काफ़ी दिक्कत के बाद मोतबर ज़राए से जो हासिल हुई है वो इस तरह है कि शुरू में यह कस्बा कारोली के नाम से किसी ठाकुर बाछिल या सोमवंशी के नाम से आबाद किया हुआ था। कुछ मुद्दत के बाद वीरान होकर जंगल में तब्दील हो गया। मौजूदा आबादी 1756 में राजा इबादुल्ला खां सोमवंशी, जो कि नवाब सैयद खुर्रम के अहद में मुसलमान हुआ था, ने आबाद किया और किला पुख्ता तामीर कराकर चाहत यानी कुएं और पक्के कुएं व तामीर कराई और सुकूनत इख्तियार की और गिर्द आबादी के खावा खुदवाया, जिसका निशान अब भी जगह जगह आबादी के चारों तरफ मौजूद है। किला में 4 फाटक लगवाए। इनमें लकड़ा दरवाजा, सरैया दरवाजा, देवस्थान दरवाजा और बरेली दरवाजे के नाम से मशहूर थे। लकड़ा दरवाजा पर बाग नस्ब किया और रोहिला लोगों को जो मुलाजिम फौज थे तैनात किया, जिसकी वजह से वो मोहल्ला रोहलखंड कहलाया। और देवस्थान जो कि कदीम से था ताहाल मौजूद है। और बरेली दरवाजा पर कौम ठाकुरान गहलौत आबाद हुए, जिसकी वजह से वो मोहल्ला गहलौतन टोला कहलाया। हालांकि अब मजकूरा दोनों मोहल्ले का नाम तब्दील होकर कारौला व शुक्लापुर हो गया है और इन्हीं नामों से आज मौसूम है, जबकि मुतज़क्किरा बाला दीगर दोनों मोहल्ले इन्हीं नामों से सरैया और लकपेड़ा आज भी मौजूद वजूद में है। और कौम शेख को सरैया में आबाद हुई थी, जो बदस्तूर आज तक आबाद है। और इसके बाद रियाया की आबादी कराई और वाली मुल्क मोहम्मद शाह बादशाह के नाम से 1719 से 1748 तक दिल्ली के तख्त के बादशाह रहे हैं, उनके नाम पर इस आबादी का नाम मोहम्मदी रखा। यह इलाका जहांगीर के अहद में, शहंशाह जहांगीर के अहद में, जो 1606 से 1626 तक तख्त नशीन रहे थे, की बारगाह से नवाब सदरजहां को बतौर जागीर अता हुआ था। इस इलाके की हुदूद गंगा से लेकर हिमालय तक थी। जब इस जागीर का वारिस नवाब सैयद खुर्रम हुआ, जो कि नवाब सदरजहां की औलाद में से था, उसका जमाना आलमगीर शहंशाह हिंद का जमाना एक है। तो नवाब मौसूफ के यहाँ एक फौजी अफसर, जो कि उसी दौर में मुसलमान हुआ था, का नाम इबादुल्ला खां रखा गया था, को यह इलाका मोहम्मदी का दिया गया है। इबादुल्ला खां इस बस्ती का बानी हुआ। मोहम्मदी की आबादी को अभी मुद्दत 4 साल भी नहीं गुजरे थे कि राजा इबादुल्ला खां का इंतकाल हो गया और 1760 में उनके लड़के अली अकबर खां राजा बस्ती के हुए। उन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपने भतीजे गुलाम नबी खां को 1765 में राजा बना दिया। गुलाम नबी खां जालिम मिजाज आदमी था और रियाया को तंग करता था। उसकी शिकायत नवाब अवध शुजाउद्दौला से लगातार की जा रही थी, लेकिन कोई सुनवाई ना होने की वजह से कोई सुनवाई ना हुई, क्योंकि नवाब शुजाउद्दौला हाफिज रहमत खां रोहिला से बरसरे पैकार था और उसमें तमाम अवध के राजगान ताउन कर रहे थे, यानी सहयोग कर रहे थे। जब 1767 में हाफिज रहमत खां रोहिला शहीद हो गए तो नवाब अवध कुछ मुद्दत तक खामोश रहा और रोहलखंड पर अवध का कब्जा हो गया और शुजाउद्दौला का दौर भी खत्म हुआ। अवध की अनानी हुकूमत आसिफुद्दौला के हाथ में आ गई। रियाया ने फिर अवध के दरबार में राजा की शिकायत भेजी। नवाब आसिफुद्दौला ने 1790 में राजा गुलाम नबी खां को गिरफ्तार करने के लिए इस्माइल खां को लखनऊ से मोहम्मदी रवाना कर दिया। इस्माइल खां ने शीतल प्रसाद चिकलेदार मोहम्मदी के साथ मिलकर राजा गुलाम नबी खां को गिरफ्तार करके लखनऊ रवाना कर दिया। शीतल प्रसाद त्रिवेदी जिस जगह पर रहते थे, आज उस गांव का नाम इस्लामाबाद है।
क्योंकि इस्माइल खां के साथ एक आदमी और आया था जिसका नाम इस्माइल खां था, इस्लाम खां था, उसकी वजह से उसका नाम इस्लाम खां रख दिया गया। इस अमल से राजा गुलाम नबी खां के दोनों लड़के जाहिद अली और वाहिद अली आग बगूला हो गए और अपने पुराने दुश्मन राजा इबादुल्ला खां वालिय भड़वाड़ा पर चढ़ाई कर दी, जिसमें दोनों भाई मारे गए। ये इलाका तहसील खाम हुआ। 1791 से यह इलाका काफी मुद्दत तक खाम रहा और इस दौरान शीतल प्रसाद चकलेदार के बाद चिंता पाठक यहाँ का चकलेदार मुकर्रर हुआ। उसने इस इलाके को फिर से, जो गुलाम नबी खां की ज्यादतियों की बिना पर वीरान हो गया था, आबाद किया। 1799 में मोहम्मदी की चकलेदार की हैसियत से जो शख्सियत आई, उसका नाम मोहम्मदी की तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। ये ही मोहम्मदी को उरूज पर ले जाने वाला एक परिस्तार साबित हुआ। इनका नाम नामी नवाब मेहदी अली खां था। उन्होंने मोहम्मदी में हैसियत के मुताबिक एक बाजार बनवाया। उसका नाम सादत खां, नवाब सादत अली खां वाली अवध के नाम पर बाजार सादतगंज रखा, जो आज अपनी भी कदामत की बिना पर बदलकर सिर्फ बाजारगंज के नाम से मशहूर है। नवाब मसूफ ने एक सराय पुख्ता तामीर कराई ताकि रियाया को आराम फराहम हो सके और आमदोरफ्त में कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए सड़कें बनवाई और हमवार कराई और मोहम्मदी के आवाम को अपने मशागिल से फुर्सत के लम्हात निकलकर सैर व तफरी के लिए कहीं दूर अपना कीमती वक्त ना जाया करना पड़े, इसके लिए एक वसी और हल्के पर एक बाग नस्ब कराया। उससे हकीम नवाब मेहदी अली खां की नफासत तबा का पता चलता है कि जहां इस बाग में अनवा अकसाम के फलों के दरख्त लगाए गए, वहीं इसमें दिमाग को मुअत्तर करने वाले फूलों के पौधे भी लगाए गए, जिसमें गुलाब, बेला, चमेली, चंपा वगैरह थे। दूसरी तरफ केवड़े की मादा केतकी भी लगाई गई। हालांकि इस बाग को नोटिफाइड मोहम्मदी ने 1931 में चेयरमैन एजद बख्श के हद में कटवाकर जदीदकारी करवाई, मगर केतकी के पौधे हसब दस्तूर अपनी जगह पर हैं। केतकी के बारे में बहुत कुछ आवाम के जरिए सुनने में आता है, लेकिन एक बात जो ज़बानज़द खास आम है वो ये है कि ये नस्ल तमाम जगह लगाई गई, लेकिन मोहम्मदी के अलावा दीगर किसी जगह इसमें फूल नहीं आया। शायद इसमें भी कोई टेक्निकल बात हो जो मोहम्मदी के हल्के में केतकी के लिए मुनासिब खुराक और आबो हवा, माफिक हवा और दीगर जगहों की मिट्टी उसके मिजाज के मुताबिक ना हो, इसलिए फूल ना आया हो। तो ये तहकीक तलब है। इसके साथ ही नवाब मेहदी अली खां 1820 का अहद जो मोहम्मदी के लिए ताबनाक था, खत्म हुआ और जाहिद अली, वाहिद अली जो मारे गए थे, वे लड़के अमान अली खां को यहाँ का राजा मुकर्रर कर दिया गया। ये काम भी हकीम मौसूफ कर गए थे। अभी चंद साल भी नहीं गुजरे थे कि मुल्क में साजिश के तहत अंग्रेजों ने बदअमनी पैदा करना शुरू कर दी। 1763 में नवाब सिराजुद्दौला वाली बंगाल को शहीद कर दिया और उनकी सल्तनत पर काबिज हो गए। इसी कड़ी में अगला शिकार सुल्तान टीपू को 1799 में शहीद करके बनाया और उनकी भी रियासत पर कब्जा कर लिया। इसी तरह अंग्रेज जालिमों ने पंजाब के राजा रंजीत को अपने पंजे में जकड़ना शुरू किया। उसके तहत पंजाब के मुसलमानों को राजा के जरिए जलीलोख्वार करना शुरू किया ताकि मुसलमान राजा से मुतनफिर हो जाएं। इस जिल्लत व रुसवाई का जब चर्चा आम हुआ तो उसको रोकने के लिए रायबरेली से मौलवी सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद अंग्रेजों और राजा रंजीत के खिलाफ जिहाद का फतवा साबित करते हुए जगह जगह मुजाहिदीन को जमा करने लगे। इस सिलसिले में सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद मोहम्मदी की इस तारीखी कस्बे में तशरीफ लाए और यहाँ पर अपनी वलवला अंगेज तकारीर से लोगों के मुर्दा दिलों में जिहाद की रूह फूंक गए। कुछ अरसा तक यहाँ कयाम किया और यहाँ से मुजाहिदीन को आलात हर्ब की मशक कराई और यहाँ से खुर्दनोश का ज़्यादा राह लिया और कई मुजाहिदीन भी इस बस्ती से आपके साथ गए। शाह साहब का ये काफिला 313 मखसूस अफराद पर मामूर होकर लाहौर होते हुए बालाकोट के मकाम पर पहुंचा। यहाँ सैयद अहमद और शाह इस्माइल शाह साहब और अपने रफका के साथ राजा रंजीत और लॉर्ड वेलेस्ली की तरबियत याफ्ता फौज के साथ मार्का आराई हुई। कई दिन का घमासान का रन पड़ा। राजा की फौज शिकस्त खाकर भाग खड़ी हुई। ठीक उसी वक्त राजा रंजीत का लड़का गुलाब सिंह फौज लेकर आ गया। ताजा दम फौज उन मुट्ठीभर जांबाजों से लोहा लेने लगी, हत्ता कि सैयद अहमद शहीद और शाह साहब दोनों लोग अपने रफका और जाबाज मुजाहिदीन के साथ शहीद होकर वारिद फिरदौस हुए। मगर शाह साहब से जंग के बाद यह हुकूमत भी हमेशा के लिए नेस्त नाबूद हुई
और राजा की जागीर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। यह 1831 का वाकया है। उसके बाद राजा अमान अली खां 1837 में इंतकाल कर गए। उनके लड़के अशरफ अली खां राजा बने। उन्होंने 56 गांव अपनी अपनी अमलदारी में बढ़ाए और मोहम्मदी के नज्म नस्क को मजबूत कर दिया। लेकिन जो तहरीक जिहाद अंग्रेजों के खिलाफ सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने चलाई थी, फौरी तौर पर खत्म होती हुई नजर आई, मगर अंदर ही अंदर लावा पकता रहा और अंग्रेजों की शरंगेजियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने पहले बंगाल, फिर मैसूर और फिर पंजाब पर कब्जा कर लिया था। अब वो अवध, झांसी, रोहिलखंड बिठूर वगैरह पर कब्जा करने की हिकमत अमली तैयार करने लगे। उसके तहत उन्होंने नवाब वाजिद अली शाह को नाकारा बताकर माजूल करना चाहा। झांसी में गंगाधर राव के इंतकाल के बाद झांसी को जब्त करने का इरादा बना लिया। बिठूर में नानाराव पेशवा को यह कहकर पेंशन बंद कर दी कि हम गोद लिए बेटे यानी मुतबन्ना को बेटा नहीं तस्लीम करते हैं। उसके साथ तमाम हिंदुस्तानी रियासतों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। अब उनका मंसूबा दिल्ली के तख्त पर कब्जा करने का था। इन तमाम हालात को मुफक्किरीन मिल्लत बहुत गौर से देख रहे थे। इसी कड़ी में गोलकुंडा रियासत में एक शहजादा अपनी इमारत को ठुकराकर अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद की नीयत से निकल खड़ा हुआ। इसकी पैदाइश 1796 में नवाब अरकाट सैयद मोहम्मद अली के यहाँ हुई। उनके वालिद सुल्तान टीपू के मुसाहिबीन में थे। सुल्तान टीपू की शहादत का वाकया 1799 का है। आपके बचपन में रोनमा हुआ था। आपके दादा जियाउद्दीन और परदादा अबुल हसन तानाशाह वालिया गोलकुंडा थे। आपका नाम सैयद अहमद अली था। आप अपनी तमाम उम्र अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद में सिर्फ सैयद अहमद शहीद की शहादत जिहाद में सर्फ की। सैयद अहमद शहीद की शहादत का वाकया ऐन जवानी में हुआ, जिससे आपके दिल को काफी रंज पहुंचा था। आप सैयद अहमद शहीद की तरफ पर हिंदुस्तान को आबाद कराने के लिए घूम फिरकर तबलीग करने लगे। आप नवाब हैदराबाद के यहाँ फौज में भर्ती हुए, फनून हर्ब को सीखा। यहीं आपने शादी की, मगर बीवी दागे मुफारकत दे गई, इंतकाल हो गया। आप हैदराबाद से निकलकर लखनऊ तशरीफ ले आए। यहाँ का तूफानी साजिशों का माहौल था। इसी दरमियान आप हजबतुल्लाह के लिए तशरीफ ले गए। वहां से वापसी के बाद आपकी मुलाकात चंद रूसी लीडरों से हुई। उन्होंने आपको अंग्रेजों से जंग करने के लिए मशवरा दिया। इसी दरमियान जब आप हिंदुस्तान वापस हुए तो आपकी मुलाकात नानाराव पेशवा के मुशीर खास अजीमुल्लाह खां से हुई। और जब अजीमुल्लाह खां को आपके जज्बे का इल्म हुआ तो उन्होंने नानाराव से मुलाकात कराई। इन दोनों लीडरों ने मुकम्मल तौर पर अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करने का तहैया कर लिया। उसके तहत इन्होंने कमल का फूल और चपाती की तहरीक चलाई, जिसका मतलब यह था कि हम अपनी रोटी और अपने तकद्दुस के लिए जंग करेंगे। और इस काम के लिए एक तारीख मुकर्रर कर दी। वो तारीख थी 1857 की 10 मई। आपने इसी दरमियान आगरा, लखनऊ, बरेली वगैरह का सफर तय करके तमाम राजाओं को अपने झंडे के नीचे जमा कर लिया। इनमें बेगम हजरत महल अपने लड़के दरजीश कदर को उठा लाई और आपके कदमों में डाल दिया, क्योंकि शहजादे की उम्र उस वक्त 13 बरस ही थी। बेगम हजरत महल ने लखनऊ की कमान वाजिद अली शाह की माजूले के बाद अपने हाथ में ले रखी थी और कोई सरपरस्त नहीं था। आपको बेगम ने अवध की कमान सौंप दी। पूरा हिंदुस्तान आपकी कोशिशों से अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया। सुअर और गाय की चर्बी के लगे कारतूसों ने फौज में बगावत पैदा कर दी। एक फौजी मंगल पांडे ने किसी साजिश के तहत वक्त से पहले बैरिकपुर छावनी में गोली चलाकर अंग्रेज अफसर को जख्मी कर दिया। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने 10 मई वाली तारीख का राजपाश कर दिया। उधर अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया। इसकी खबर मेरठ की छावनी में पहुंच गई। सैयद अहमद अली, जो डंका शाह के नामों से मशहूर हो गए थे, अहमदुल्ला शाह के नाम से मशहूर हुए। शाह साहब भी लखनऊ में मार्का आराई में मशगूल हो गए। लखनऊ में खून की नदियां बह गईं। हजारों आदमी तरफैन के मारे गए और शहीद हुए। आप लखनऊ से निकलकर सीतापुर, खैराबाद, मिश्रिक होते हुए गोपा मऊ आए। यहाँ से शाहजहानपुर होते हुए बरेली। 1857 में दिल्ली में मुसलमानों के कत्लेआम की खबर सुनकर दिल्ली जा रहे थे, मगर सर कॉलन कैंपबेल ने कटरा और फतेहगंज के दरमियान लड़ाई करके रोक दिया। बरेली के नवाब खान बहादुर खां, जनरल बख्त खां रोहिला वगैरह आपके साथ हो गए। आप
शाहजहांपुर वापस आए और यहाँ मरकज कायम कर दिया। शाह साहब यहाँ से निकलकर फरखाबाद के रास्ते दिल्ली जाना चाहते थे। सर कॉलन कैंपबेल ने फिर आपको बिचपुरिया घाट पर लड़ाई में लगाकर आगे जाने से रोक दिया। कैंपबेल यहाँ से हार खाकर, शिकस्त खाकर भाग गया और अपने शाहजहांपुर पर कब्जा अंग्रेजों को मारकर शहर में अमन कायम कर दिया। तमाम मुजाहिदीन जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाका जात से ताल्लुक रख रहे थे, सबके सब शाहजहांपुर में जमा हुए। उनमें नानाराव पेशवा बालिया बिठूर, तात्या टोपे, झांसी से बेगम हजरत महल और शहजादा बरजीश कदर, खान बहादुर खां और जनरल बख्त खां रोहिला, बरेली से नवाब बलीदाद खां बालिया बालागढ़, शहजादा फिरोज शाह, बेगम जीनत महल व लक्ष्मीबाई झांसी वगैरह आपके झंडे के नीचे इस मुकद्दस मकसद को हासिल करने के लिए जमा हुए। लेकिन कुछ अरसे के बाद तकरीबन 6 माह के बाद अंग्रेज एक लश्कर जर्रार लेकर शाहजहांपुर पर हमलावर हुआ। शाहजहांपुर में बड़ी तादाद में मुजाहिदीन शहीद हुए और अंग्रेजों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। मोहम्मदी में उस वक्त कलेक्टर बहादुर जेजी थॉमसन था। वो मोहम्मदी को छोड़कर मितौली भागा। मितौली का राजा लोने सिंह भी बज़ाहिर मुजाहिदीन के साथ था, मगर उसने अंग्रेजों को अपनी गली में पनाह दे दी। राजा लोने सिंह का साड़ू राजा जगन्नाथ पुआया का राजा था, जो अंग्रेजों का साथ दे रहा था। अंग्रेज लोने सिंह से मुतमईन थे, मगर शाहजहांपुर से हटे मुजाहिदीन जब मोहम्मदी आए तो उन्होंने बदले की नीयत से मितौली के राजा से अंग्रेज मांगे। राजा ने अंग्रेजों को मुजाहिदीन के हवाले करने से इनकार कर दिया और रात में अंग्रेजों को निकालकर सीतापुर औरंगाबाद के रास्ते से लखनऊ बाइजाजत पहुंचाना चाहा। लेकिन लखनऊ, दिल्ली, बरेली वगैरह के इलाके पर अंग्रेजों का तसल्लुत हो चुका था। तमाम मुजाहिदीन को खबर लग गई और उन तमाम अंग्रेजों को तह तक कर दिया गया और मोहम्मदी में शाह साहब की जेर क़यादत हुकूमत तश्कील दी गई। इसमें मौलवी अहमदुल्ला शाह को बादशाह बनाया गया और नानाराव पेशवा को दीवान बनाया गया और जनरल बख्त खां को जनरल बनाया गया। इस काबीना में शहजादा फिरोज शाह, बेगम हजरत महल, नवाब बलीदाद खां, मौलवी सरफराज अली जौनपुरी और नवाब खान बहादुर खां वगैरह शामिल हुए और मोहम्मदी को पायतख्त करार दिया गया और सिक्का जारी हुआ। सिक्के पर लिखा था सिकंदर हफ्त किस्बर खादिम महराब शाह हामियुद्दीन मोहम्मद अहमदुल्ला बादशाह। इस दौर में मोहम्मदी को चारों तरफ से 2 से 3 किलोमीटर से लेकर 10 से 20 किलोमीटर दूर तक मोर्चे कायम किए गए और मोहम्मदी को राजधानी बना दिया गया। यह हालात का तगय्युर है कि मोहम्मदी अपने वजूद से एक रियासत थी और अवध की एक कमिश्नरी थी। 1852 में चालबाज अंग्रेजों ने इसे जिला बनाया था और यहाँ का कलेक्टर बहादुर जेजी थॉमसन को बनाया गया। 1857 में कलेक्टर बहादुर की मौत के बाद यहाँ का कलेक्टर बहादुर WC वुड को बनाया गया, जो जिला को मोहम्मदी से उठाकर लखीमपुर ले गया और मोहम्मदी बदस्तूर अपनी जगह पर एक आजाद मुल्क बनी रही। 1858 में साजिशियों ने मिलकर मोहम्मदी पर एक जबरदस्त हमला करवाया। तारीख की फरकगर्दानी के बाद मालूम होता है कि यहाँ पर एक लश्कर जर्रार आ पहुंचा, जिसकी तादाद लगभग 5 लाख थी। इसमें नसीराबाद पलटन, सिख रेजिमेंट और गोरा रेजिमेंट के अलावा ग्वालियर, जयपुर, जोधपुर, इंदौर, रामपुर वगैरह की फौजों ने शिरकत की और जो वतन के रखवाले मुजाहिदीन बेसरो सामान जज्बे शहादत से सरसार होकर जंग लड़ रहे थे, उनकी तादाद लगभग 3 लाख के करीब थी। इसमें नानाराव, बेगम हजरत महल, जनरल बख्त खां रोहिला, नवाब बलीदाद खां के अलावा मौलवी साहब के तकरीबन 1 लाख साथी थे। इनमें आगरा, बदायूं, बरेली, बिजनौर, मोहम्मदी, शाहजहांपुर, लखनऊ, संडीला, बिलग्राम, शाहबाद, पाली, निजामपुर, फरखाबाद, मुरादाबाद, फैजाबाद, मोहान, नानपारा वगैरह के मुजाहिदीन ने शिरकत की। हमला जबरदस्त था। तमाम मोर्चे मोहम्मदी के अतराफ में बनाए गए थे, तबाही का शिकार हुए। उन्हीं मोर्चों में से एक मोर्चा जो अटसार से बड़ेरा गांव तक फैला हुआ था, 14 सितंबर 2009 में खुदाई में यह बरामद हुआ। देखकर बहादुरों की बहादुरी पर रश्क आता है और दूसरी जानिब तरफ जालिम की सफाकी भी दिखाई पड़ती है। इस तरह के तकरीबन 50 मोर्चे अभी तक बदस्तूर पड़े हुए थे और उन पर कब्रों व मंदिरों के निशानात मौजूद थे। लेकिन वक्त की सितमजरीफी और हुकूमत की बदहसासी कि उसने इन तमाम पड़ी हुई आराजियों को, जो उस मुल्क का एक बेशबहा सरमाया थी, पट्टा करके जाय कर दिया। इस हमले में मोहम्मदी को वीरान कर दिया गया और एक गद्दार प्रसादी पंडित दौरान जंग
मौलवी साहब के पास आया और कहा कि राजा पोया आपके झंडे के नीचे लड़ना चाहते हैं। ये वाकया परन घाट के ऊपर हुआ, जो परन घाट गोमती के ऊपर मौजूद है और जो पोया और औरंगाबाद जो शाहजहांपुर जिले का है, गोमती के किनारे वहां पर मौजूद है। ये वहां के ऊपर एक आदमी आता है और उसे जो है कासिद वहां के राजा की तरफ से आपको पोया बुलाकर ले जाता है कि आपके झंडे के नीचे राजा पोया लड़ना चाहते हैं, तशरीफ ले चले। राजा साहब आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। ये एलची प्रसादी पंडित खुटार से मैलानी के दरमियान किसी गांव का था, जो राजा पोया जगन्नाथ का करीबी दोस्त था। शाह साहब एलची के कहने पर नवाब बलिदाद खां वाली बालागढ़ जो बुलंदशहर जिले में है के साथ हथनी पर सवार होकर पोया के लिए रवाना हुए। एलची आगे चला गया। शाह साहब जैसे ही पोया में दाखिल हुए, गली के फाटक से गोलियों की बौछार होने लगी। आप दोनों लोग यानी शाह साहब और नवाब बलिदाद खां जख्मी होकर गिर पड़े। इतने में राजा जगन्नाथ ने करीब आकर आपका सर मुबारक तन से जुदा कर दिया और नवाब बलिदाद खां को भी जामे शहादत नोश करा दिया। फाटक से राजा जगन्नाथ का भाई बलदेव सिंह अपने हमराहियों के साथ गोली चला रहा था। शाह साहब का सर लेकर राजा जगन्नाथ ने फौरन शाहजहांपुर के कलेक्टर बहादुर जीपी मनी को पेश कर दिया। जीपी मनी उस वक्त खाना खा रहा था। राजा पोया ने जैसे ही सर मुबारक को कपड़े से बाहर निकाला तो जीपी मनी उस वक्त मारे खुशी के उछल पड़ा और कहने लगा, वेल, हम तुमको इनाम देगा। उसने राजा पोया को 50,000 रुपया नकद, 1 खिलत फाकरा और 200 गांव इनाम में इस जमीर फरोश को दिए। जो एलची था उसे अंग्रेजों ने खूब से खूब नवाजा, यहां तक कि प्रसादी से प्रसाद बन गया। शाह साहब की बकिया लाश को आग के हवाले कर दिया। उसी जगह पर जहां पर शाह साहब को शहीद किया गया था, नवाब बलिदाद खां का मजार बना हुआ है। जब शाह साहब की शहादत की खबर जनरल टॉमसन को हुई तो उसके अल्फाज थे, मौलवी बड़ी लियाकत, काबिलियत और सलाहियत वाला आदमी था। वह जरी और बहादुर था, डर उसके करीब नहीं आता था। मौलवी ने कभी अपनी तलवार को मख्फी खून से आलूदा नहीं किया और उसने कभी साजिशें नहीं रची। अगर अपने मुल्क की आज़ादी और जो गलती से बर्बाद हो गई हो उसे दोबारा हासिल करने के लिए अगर बगावत की जाए और साजिश की जाए तो मौलवी एक सच्चा मुहिब वतन था। बागी सिपाहियों में उससे बेहतर और कोई नहीं था। ऐसे जाबाज बहादुर को आने वाले वक्त की दुनिया की तमाम कौमें ताज़ीम और अदब के साथ याद करेंगी। टॉमसन इस बहादुर का इस कदर कायल हुआ कि हमारा कैंपबेल जैसा बहादुर जर्नल मौलवी से 2 बार मात खाकर भाग गया। लिहाजा हम उसकी शहादत पर इज़हार अफसोस करते हैं और आज हिंदुस्तान ने अपना एक ऐसा बहादुर बेटा खो दिया जो सदियों में पैदा होता है। सर मुबारक की शाहजहांपुर में तशहीर कराई गई और बाद को कोतवाली के दरवाजे पर लटका दिया गया। इस सर को जहानाबाद शहर जो शाहजहांपुर का मोहल्ला था के कुछ पठानों ने कोतवाली से उतार कर दफन कर दिया। जीपी मनी को इस बात का इल्म हो गया और उसने जहानाबाद को तोपों से उड़वा दिया। शाह साहब की शहादत का वाकया 15 जून 1858 को रोनुमा हुआ। इस हादसे के बाद बेगम हजरत महल, नाना राव, बर्जीश कदर, अजीमुल्ला खां, मम्मू खां, तातिया टोपे, जनरल बख्त खां रोहिला, शहजादा फिरोज शाह वगैरह नेपाल चले गए और कुछ वक्त गुजरने के बाद उन मुजाहिदीनों ने वापस आकर मुल्क को आज़ाद कराने के लिए कोशिशें शुरू की। इसमें सबसे पहले मम्मू खां बराह बहराइच हिंदुस्तान में दाखिल हुए। 1859 को बहराइच जिले में शहीद कर दिए गए। उनके बाद 13 मई 1861 को जनरल बख्त खां रोहिला को कोटा मुगल जो मोहम्मदी से शाहजहांपुर की शाहराह पर वाक़ है वहीं शहीद कर दिए गए। उनके बाद 13 मई 1861 को जनरल बख्त खां रोहिला को कोटा मुगल जो मोहम्मदी शाहजहांपुर की शाहराह पर वाक़ है वहीं शहीद कर दिया गया। उनके घोड़े दोनों की कब्रें आपस में बनी हुई हैं। मालूमात की कमी की बिना पर लोग उन्हें बब्बन मिर्जा के नाम से मौसूम जानते हैं लगे हैं, जो गांव वालों ने अपनी मर्जी से फर्जी नाम रख लिया है। मगर एक संजीदा शख्स जो इस वक्त कब्र की निगहदाश्त करते हैं, मालूम हुआ कि हिंदुस्तानी फौज के जनरल थे और उन्हें यहाँ शहीद कर दिया गया था।
शहादत की तारीख मुंशी लाल की डायरी से, मुंशी जीवन लाल की डायरी से पता चलती है। इस जंग में हिंदुस्तानी फौज के जनरल बख्त खां रोहिला ही थे। इस तरह इस मुजाहिद के मदफन का पता चलता है। आज की सरकार इस अजीम सपूत की कब्र पर कोई यादगार कायम कराए या मोहम्मदी में कोई खास पार्क बनवाए, जिसमें कोई बड़ा मीनार फतेह बनवाए और मोहम्मदी के उन तमाम गुमनाम और मशहूर मुजाहिदों के नाम खुदवाए और इस पार्क में हर 15 जून को फातिहा ख्वानी व श्रद्धांजलि वगैरह का सिलसिला शुरू कराकर इस सदर ममलिकत, वजीर आजम, वजीर आला वगैरह को और डीएम और एसपी को अपनी गारत के साथ सलामी दिया करें और उनके नाम पर कुछ गेट और सड़कें बनवाई जाएं, जैसा कि मोहम्मदी का पहला कलेक्टर बहादुर जोजी थॉमसन जहां पर शहीद मारा गया था, उस वक्त की अंग्रेज सरकार ने एक यादगार मीनार की शक्ल में कायम की थी, जो बरवर से औरंगाबाद के रास्ते के किनारे गोमती से थोड़ी दूरी पर वाक़ है और वहां वक्तन फवक्तन अंग्रेज अपने मुर्दों को श्रद्धांजलि देने की गरज से पहुंचते रहते हैं। जबकि दूसरी जानिब शाहजहानपुर से मोहम्मदी शाहराह पर कई जगह मोर्चे पड़े हुए हैं। कोटा मुगल, मोहम्मदपुर के बाहर शाहजहानपुर रोड पर, मचेता से कटघरा के रास्ते पर, सिसोरा नासिर, गढ़ी इब्राहिमपुर, किरियारा, मोहम्मदी खास जहां लातेदर मुजाहिदीन शहीद हुए और कब्रों के निशान मौजूद है। बागवाही, दिलावरपुर, फतेहाबाद, मियाँपुर, बरेठी, औरंगाबाद जिला शाहजहानपुर, औरंगाबाद जिला लखीमपुर, पिपरिया, कप्तान, गौरिया, नासिया घाट, भाटा चांदर वगैरह ना जाने कितने मोर्चे पड़े हुए हैं और मोर्चों के अलावा फर्दन बहुत सी जगहों पर मज़ारात बने हुए हैं और हमारी आज़ाद सरकार किसी जानिब ध्यान नहीं दे रही और इन तमाम सबूतों को मलियामेट किए दे रही है। इसी सिलसिले में एक बात और तहरीर कर दी जाए कि वो किला मोहम्मदी जो कभी राजा इबादुल्ला खान ने तामीर कराया था और उसी किला मोहम्मदी को मौलवी अहमदुल्ला शाह ने अपनी राजधानी के तौर पर इस्तेमाल किया और जब मोहम्मदी पर अंग्रेजों ने हमला किया तो उस वक्त 1858 में किला शहीद करके तमाम मुजाहिदीन मोर्चों पर चले गए, तो सिर्फ एक दरवाजा जो असल किले का था बाकी बचा। मुल्क की आज़ादी से कुछ पहले इस किले पर एक इंटर कॉलेज कायम हुआ, मगर दरवाजा ज्यों का त्यों पड़ा रहा। मगर 2009 में कॉलेज की बॉडी ने इस दरवाजे पर दोबारा प्लास्टर कराकर दरवाजे के ऊपर बानिए कॉलेज जगन्नाथ प्रसाद का कतबा लगा दिया, जो काफी अफसोस की बात है। इस जानिब ना तो बस्ती वालों ने कोई एतराज किया और ना ही सरकार के कानों पर जूं रेंगी और उसके बाद होटलों और चौराहों पर अपने फाल होने का गाना गाते हुए दिखाई पड़ते हैं। वाह रे अहले वतन, तुम्हारी बेदारी का क्या कहना। नगर पालिका परिषद की जानिब से तामीर होने वाले 2 गेट जो मोहम्मदी में 2010 में तामीर हुए, इत्तफाक से मोहम्मदी की तारीख की गुमनामी का सबूत देते हैं। पहला दरवाजा जो उस चौराहे पर है जहां से सीधी सड़क राजा इबादुल्ला खां के किले को जाती है, उस दरवाजे पर हनुमान द्वार लिखा हुआ है और जो श्रीलंका पर राम की चढ़ाई की याद ताजा करता है। दूसरा दरवाजा उससे चंद कदम दूर शाहजहानपुर रोड पर तामीर हुआ है। उस दरवाजे से गुरुद्वारा मोहम्मदी के आकब में सड़क जाती है, वो जलियांवाला बाग की याद ताजा करता है। उसका नाम उधम सिंह द्वार रखा गया है। अरसा कदीम से एक चौराहे का नाम तालिब अली चौराहा है। इतना ही नहीं, मोहम्मदी को बाम उरूज पर पहुंचाने वाले हकीम नवाब मेहदी अली खां के जरिए बनवाई गई सराय में एक छोटे से पार्क में डंडा लिए गांधी जी तशरीफ फरमा है, जो गुजरात के दांडी मार्च की याद दिला रहे हैं, बजाय इसके कि नगर पालिका कहीं दूसरी जगह तलाश करके और वहां मौजूदा और मजहबी लोगों के लिए यादगारें तामीर करवाए और इस कस्बे को अपनी सुनहरी तारीख जो गुम हो गई है को याद करने का मौका दे, ताकि आने वाले वक्तों में लोग अपनी तारीख पर फख्र कर सकें। 1857 के बाद मोहम्मदी के राजा अशरफ अली खां 1864 तक हयात रहे, मगर कोई काबिल तहरीर कारनामा ना हुआ। अशरफ अली खां के इंतकाल के बाद मोहम्मदी के राजा मुशर्रफ अली खां हुए और मोहम्मदी सिर्फ एक जागीर की हैसियत से रही। सभी का काम अंग्रेजों की इमा पर होते रहे, यहाँ तक कि 1885 में मुशर्रफ अली खां का इंतकाल हुआ और उनके बेटे मुजफ्फर अली खां को यहाँ का राजा बनाया गया, मगर कोई खास काम तरक्की का नहीं हुआ। मगर जिस राजा ने मोहम्मदी को फलाह बहबूद के लिए सरकारी कारोबारी हालत को दुरुस्त किया और यहाँ से दीगर शहरों से माल लाने और ले जाने की बैलगाड़ी से माल बर्दारी का सिलसिला शुरू करवाया, उसी तरह अब मोहम्मदी में दीगर शहरों से खुर्दनोश के अलावा
दीगर जरूरियात जिंदगी की अशिया भी सस्ते नरक पर आने लगी। कपड़ा जैसी सनत मोहम्मदी में कायम हो गई जो ताहाल नापैद है। इसके अलावा मोहम्मदी में चरम को तैयार करने का ऐसा काम होता था कि शायद ये सारे आलम में कहीं होता हो। और इस चमड़े से जो जूता तैयार किया जाता था वो नादिर रोजगार होता था और अपनी मिसाल आप ही होता था। इस जूते को नदी का जूता कहते थे। इतना हल्का कि फूल भी शर्माए और इतना मजबूत कि पहनने वाला बेजार हो जाए। मोहम्मदी की यह सनत काफी उरूज पर थी। हालांकि जब मुल्क आजाद हुआ तो दीगर सनतों की तरह यह भी तरक्की करके नापैद हो गई और ना इसका कोई बनाने वाला है और ना कोई नरी का चमड़ा तैयार करने वाला है। इसी तरह यहाँ की बहुत सी नायाब धरोहरें भी जाय हो गई। 1895 में राजा मुजफ्फर अली का भी इंतकाल हो गया और ये रियासत रानी सरफराज बेगम के नाम चली गई। रानी साहिबा काफी मजहबी मिजाज की मलिका थी। उन्होंने मोहम्मदी में किला इबादुल्ला खां के सामने जो जामे मस्जिद है कभी मोहम्मदी के राजगान ने ही तामीर करवाई थी, उसकी असरनौ तामीर करवाई। उनके कुछ अरसे के बाद मोहम्मदी के तहसीलदार की अहलिया का इंतकाल हो गया तो तहसीलदार सुंदरदास साहब ने उनके इसाले सवाब के लिए रेगिस्तान में पुख्ता तालाब बनवाया और हम्माम बनवाया जो अपनी खस्ताहाली पर आंसू बहा रहा है। इसी तरह वीरान राजगान मोहम्मदी के मकबरे गुमनामी के अंधेरों में खोते जा रहे हैं। ये दोनों मकबरे पठान पर तामीर का मोहम्मदी व उसके अतराफ में नायाब नमूना है। अब जबकि मुल्क हमारा आजाद हो चुका है और आसार कदीमा एक महकमा कायम है, फिर भी उस जानिब किसी की नजर नहीं जाती है। रानी सरफराज बेगम के बाद मोहम्मदी के ऐलान हुकूमत राजा अशफाक अली खां के हाथों आई और इस दौर में मुल्क में आजादी की लड़ाई जोर पकड़ने लगी। राजा साहब ने इसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि मोहम्मदी 1857 से लेकर 1947 तक लगातार आजादी की जद्दोजहद में मसरूफ रही। यहाँ की अवाम मौलाना हजरत मोहानी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, गांधी जी, पंडित नेहरू वगैरह की क़यादत में किसी न किसी तरह शामिल रही और आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मोहम्मदी की सरजमीन को काफी इंतजार था। यानी 15 अगस्त 1947 को मुल्क आजाद हो गया और पूरे मुल्क में खुशी के शाजाने बजने लगे। लेकिन जिस तरह की तवक्को आजादी हासिल करते वक्त की गई थी वो अपनी कसौटी पर खरी नहीं उतरी और मुल्क में तासुब और बदगुमानी का बोलबाला हुआ। हालांकि इन हालात को काबू करने के लिए भारत सरकार एक लोकपाल बिल ला रही है, जबकि दूसरी जानिब रजाकार तंजीमें मुल्क को सच्चे मायने में आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है। शायद बदगुमानी के खात्मे के बाद मोहम्मदी अपनी हैसियत को पहुंचे और राजधानी न सही तो जिला जरूर बने। शायद इन तमाम शोहदा को सच्चा नजराने अकीदत हो और मोहम्मदी के लोग पहचान सकें। आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर हम आपसे मुलाकात करते हैं।